6E2706 इस विमान में, इंडिगो के विमान में बम की खबर मिली थी, जिसके बाद नागपुर हवाई अड्डे पर इसका इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया है। सभी जो यात्री है उन्हें नागपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार दिया गया है। जांच चल रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर है, पुलिस का बम निरोधक। जय हिंद साथियों, नमस्कार, जय श्री राम। मैं श्रवण दुबे। शुरुआती इस अनुरोध के साथ कि हमारा संवाद आपको लगातार मिलता रहे, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अब मैं आज एक कहानी सुना रहा हूं, और ये कहानी है चॉइस की। चॉइस बिटवीन क्वालिटी और मनी, गुणवत्ता या पैसा, इंजीनियर या मैनेजर। तो ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब विलियम बोइंग, खुद भी इंजीनियर थे, और उन्होंने एक सपना देखा था हाई क्वालिटी शानदार इंजीनियरिंग कंपनी बनाने का, जो एविएशन का मतलब ही बदल दे दुनिया में। क्योंकि इसके पहले जो एविएशन होता था, जो एयरक्राफ्ट्स होते थे, मोस्टली प्रोपेलर इंजन थे, अनप्रेशराइज्ड थे, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई नहीं कर सकते थे, तो कान में भी दर्द होता था उतरते समय, जब एयरक्राफ्ट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आता था। और काफी सारे कंट्रोल्स इलेक्ट्रिकल कंट्रोल थे। व्हेन आई से इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, इट मीन्स जो फ्लैप्स था वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड था, ड्राइव यूनिट होता था उसका, जो एलिरॉन थे, जो रडर थे, जो कंट्रोल्स होते हैं बाहर के, वो सब इधर मैनुअली कंट्रोल्ड थे और इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड थे। एक इलेक्ट्रिकल मोटर होता था एंड दे वर कनेक्टेड थ्रू अ रोपवे। तो ये बहुत कंफर्टेबल नहीं था पायलट के लिए भी, काफी मैकेनाइज्ड जॉब था, और पैसेंजर्स के लिए भी एट ए स्ट्रेच बहुत दूर तक एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता था। प्रोपेलर इंजन की अपनी बाध्यताएं होती हैं, आवाज भी ज्यादा आता था। तो कुल मिला के ये पुराने जमाने का फिएट और दूसरी गाड़ियों की तरह से था, एम्बेसडर था, मर्सिडीज नहीं था, रेंज रोवर नहीं था। तो ये कंपनी उन्होंने जब बनाई तो कंपनी में अपना सब कुछ लगा दिया। गुणवत्ता काफी थी जहाज की, क्योंकि जेट इंजन के साथ उन्होंने शुरू किया था, टर्बोजेट के साथ शुरू किया था, और इसके बाद जेट इंजन के साथ शुरू किया था। तो ये जो बोइंग कंपनी बनी शुरुआती दौर में, यहां पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बहुत मुखर था, परफेक्शनिस्ट थे लोग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा था, और बोइंग कल्चर ने इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक नई ऊंचाइयां दी। बोइंग अच्छा खासा चल रहा था, पूरी दुनिया में नाम था बोइंग का। 727, 737, 747 जो इंडिया में था, जिसको महाराजा बोलते थे, जिसमें 4 जेट इंजन लगे हुए थे, जो बिल्कुल यूएस का जो एयरफोर्स 1, अगर आपने कभी देखा होगा पिक्चर, तो एयरफोर्स 1 में जो जहाज दिखाई देता है ना, उस तरह का था बोइंग 747। इसके बाद आया और आगे 767, 787 ड्रीम लाइनर सीरीज। तो ये सब फ्लीट मिला के बोइंग एक अच्छा खासा बहुत बड़ा नाम हो चुका था इस दुनिया में। और इसके बाद आता है एक ट्विस्ट। 90s में एक और कंपनी आती है, और वो यूरोप की कंपनी होती है एयरबस। और एयरबस ऐसा ही होता है जैसे एम्बेसडर को रिप्लेस करके रेंज रोवर में आप आई। मतलब सब कुछ बढ़िया, कंप्यूटराइज्ड कॉकपिट, इकाम सिस्टम, इकास सिस्टम, ऑल हाइड्रोलिक ऑपरेटेड कंट्रोल्स, फ्लैप्स, एलिरॉन, रडर्स, ऑल हाइड्रोलिक ऑपरेटेड कंट्रोल्स, स्मूथ अंडर कैरेज सिस्टम,
रेडार सिस्टम और जितना बेहतर सीटिंग अरेंजमेंट भी हो सकता था, सीटिंग अरेंजमेंट विद द टीवी इन फ्रंट ऑफ यू, तो कुल मिला के जब बोइंग आया तो थोड़ी असहजता हुई। सॉरी, जब एयरबस आया तो बोइंग को थोड़ी असहजता हुई। आई मीन मार्केट शेयर पे थोड़ा असर पड़ा और मार्केट शेयर एडवर्सली अफेक्ट हुआ, क्योंकि ये एक नए तरह का एयरक्राफ्ट था जिसमें फुल्ली मल्टी स्टेज टरबाइन जेट इंजन लगे हुए थे, जो लंबे स्टेज तक फ्लाई करता था, जिसके विंग्स में फ्यूल कैपेसिटी बहुत ज्यादा था, स्मूथ हैंडलिंग था, फुल्ली प्रेशराइज था। इट यूज्ड टू गो अप टू 60,000 फीट हाइट। तो बिल्कुल मतलब बादलों से काफी ऊपर। टर्बुलेंस कहां होता है, अगर आप कभी एयरक्राफ्ट में गए होंगे तो टर्बुलेंस तब होता है जब आप बादलों के बीच होते हैं। जब बादलों से ऊपर चले गए तो टर्बुलेंस इज ऑलमोस्ट निल। फिर टर्बुलेंस तभी होगा जब लैंड कर रहे हो और कहीं समुद्र हो आसपास, तो वहां पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अनइवन होता है, तो टर्बुलेंस फील कर सकते हैं। अदरवाइज इट वाज टोटली स्मूथ फ्लाइंग। तब जब बोइंग थोड़ा असहज हुआ एयरबस के आने से, तो यूएस में एक और कंपनी थी मैकडोनाल्ड डगलस, डीसी बोलते थे उसको। तो बोइंग के जो सर्वे सर्वा थे विलियम बोइंग, उन्होंने एक समझौता किया। समझौता क्या किया? मर्जर कर लिया डगलस के साथ। तो जब डीसी के साथ मर्जर हो गया बोइंग का, तो मर्जर कुछ इस तरह था कि जो मैकडोनाल्ड डगलस का सीईओ था उस समय, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कंबाइंड मर्ज्ड फ्लीट का चेयरमैन बन गया। और वो था मैनेजरियल स्वभाव का, मतलब इंजीनियरिंग स्लोली वो चेंजिंग टुवर्ड्स द मैनेजमेंट। और जब मैनेजमेंट आ गया डगलस के सीईओ के हाथ में, तो धीरे धीरे इंजीनियरिंग जॉब रिप्लेस होते गए मैनेजमेंट जॉब की तरफ, और तब पैसा बरसने लग गया। खूब पैसा कमाया उन्होंने। बोइंग का मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ा, नाम भी बढ़ा, बोइंग के शेयर प्राइस बढ़ने लग गए। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ हो रहा था, एक और ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि जब मैनेजर का दिमाग लग जाता है ना किसी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट पे, तो हमेशा प्राइसिंग के हिसाब से वो सोचते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो हेडक्वार्टर था इनिशियली जहां पे बना करता था बोइंग, वहां से उसको उठा के दूसरे जगह ले गए। सिएटल में बनता था पहले, वहां से उठा के ले गए। तो वहां से उठा के ले गए तो क्या हुआ कि बेसिकली बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन कम हो, इसके लिए कॉस्ट कटिंग के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, छोटे छोटे चीज को आउटसोर्स करने लग गए मैनेजर्स लोग। तो आउटसोर्सिंग में क्या हुआ कि अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगहों पे बनने लग गए, जहां पे उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता था। मतलब एयर फ्रेम कहीं और बन रहा है, विंग कहीं और बन रहे हैं, एलिरॉन कहीं और बन रहे हैं, रडर कहीं और बन रहे हैं, अंडर कैरेज सिस्टम कहीं और बन रहा है, हाइड्रोलिक मोटर कहीं और बन रहा है, जनरेटर कहीं और का है, ऑल्टरनेटर कहीं और का है, इन्वर्टर कहीं और का है। स्टैटिक इन्वर्टर्स अब आ गए थे, क्योंकि रोटरी इन्वर्टर का अपना डिमेरिट होता था। तो इस अब पूरी तरह से स्टैटिक इन्वर्टर का दौर था। और बैटरी मतलब ये लेड एसिड वाला नहीं, बैटरी निकल कैडमियम वाला, जो निकल कैडमियम काफी हाई एम्पियरेज है इसका। एंड इवन इफ यू डू नॉट हैव ग्राउंड पावर यूनिट और एक्सटर्नल पावर यूनिट, इट वाज कैपेबल ऑफ स्टार्टिंग द एयरक्राफ्ट ऑन इट्स ओन। मतलब मैं जिसको इंटरनल स्टार्ट कह रहा हूं कि अगर बाहर से कोई सप्लाई यूनिट नहीं है, ग्राउंड पावर यूनिट, तो पायलट इंटरनल स्टार्ट भी कर सकता है। तो ये सब जब होने लगा, इस दौर में काफी सारे हजारों की तादाद में इंजीनियर्स की नौकरी चली गई। और इंजीनियर्स को रिप्लेस किसने किया? मैनेजर्स ने। मैनेजर्स मतलब पैसा, इंजीनियर्स मतलब टेक्नोलॉजी, गुणवत्ता। और ऊपर से आउटसोर्सिंग की वजह से बहुत सारा समस्या।
मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग पार्ट बनने लग गए। और ये सब हो क्यों रहा था? ये सब हो इसलिए रहा था कि ये टक्कर दे सके एयरबस को, एयरबस से आगे निकलने की होड़ में। तो जब ये सब हो रहा था तो इसको देख के कई बार विलियम बोइंग भी हतप्रभ थे, हो क्या रहा है ये। कई नए सिस्टम आने लग गए, R&D को मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को नजरअंदाज किया जाने लग गया। और फिर आया नतीजा, एंड रिजल्ट क्या हो सकता था इसका? एंड रिजल्ट ये हुआ कि गुणवत्ता प्रभावित हुई, काफी सारे एयरक्राफ्ट क्रैश होने लग गए। लिथुआनिया, चाइना, कोस्टारिका, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, जमैका, कांगो, कई जगहों पे छोटे मोटे प्रॉब्लम आए, फ्लाइट डिले हुआ, बड़ा हिकअप आया। कई बार इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, जो FAA है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, या जो JAA है, ज्वाइंट एविएशन अथॉरिटी, इनको इन्होंने अपने स्नैक्स को रिपोर्ट नहीं किया, पता नहीं चला। लेकिन जब फ्लाइट डिले होने लग गए और क्रैश भी हुए उस दौर में, तो गुणवत्ता प्रभावित हुई बोइंग की। और जो 100 साल साख थी वो मिट्टी में मिलने लग गई। अभी जो अहमदाबाद में ड्रीमलाइन का क्रैश हुआ, और आज की जिस घटना को लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज आपने अभी अभी सुना होगा, थोड़ी देर पहले टीवी पे चल रहा था न्यूज कि आज ही के दिन 4 एयरक्राफ्ट डिले हुए, उनका शेड्यूल चेंज किया गया, उसमें मेजर स्नैग पाया गया, इमरजेंसी लैंडिंग हुई फ्लाइट की। नागपुर में एक फ्लाइट अभी भी इमरजेंसी कंडीशन में लैंडेड है, हो सकता है कल टेक ऑफ हो। तो ये सब जो हुआ, तो इसको खाली आप क्रैश के नजरिए से ना देखें, या इसको इस नजरिए से देखें कि जब कोई एक व्यापारी या किसी अन्य प्रोफेशन में हो, कोई ऑफिसर, प्रोफेशनल, ऑफिस प्रोफेशनल, अपने मूल काम को छोड़ के, द मोरल ऑफ द स्टोरी, लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी नाउ, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप गुणवत्ता से कंप्रोमाइज करते हैं तो नतीजा यही होता है जो अब बोइंग का हो रहा है। अगर आप गुणवत्ता सही डिलीवरी पे फोकस करते हैं तो पैसा तो आएगा ही, पैसा खुद ब खुद चल के आएगा। धन कमाना उद्देश्य हो जाए तो एक दिन आपका साख, आपका पद, आपका व्यापार, आपका यश सब मिट्टी में मिल जाता है। और अगर गुणवत्ता बनाए रखें, 2 तरीके हैं पैसे कमाने का, या तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ा लीजिए या वॉल्यूम बढ़ा लीजिए प्रोडक्ट का। तो इन्होंने वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा लिया और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ाया, क्वालिटी से फुल कंप्रोमाइज किया। तो सीख यही लास्टली कि कोई भी संस्था, कर्मचारी, अफसर, नेता, सेवादार अपने मूल कर्म को छोड़कर यदि पैसे के पीछे भागेगा तो उसका नतीजा यही होगा। नाउ द चॉइस इज क्लियरली बिफोर यू, इधर गुणवत्ता और पैसा, क्वालिटी और मैनेजमेंट, इंजीनियर और मैनेजर। तो मैनेजमेंट की तरफ जैसे ही जाना शुरू किया बोइंग ने, वैसे ही गुणवत्ता से समझौता करना भी शुरू किया और अब असर भी दिखने लग गया है। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे इफिशियंसी 100% चाहिए ऑल द टाइम। एब्सोल्युटली जीरो मार्जिन है कंप्रोमाइज का। तो ऐसे में या तो बोइंग को सुधरना पड़ेगा, वापिस वैसे ही उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा जैसे पे विलियम बोइंग ने जिस तरह से सोचा था। R&D पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मेंटेनेंस पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, AME को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, मैनेजर्स को कम अथॉरिटी देना पड़ेगा। अदरवाइज वही होता रहेगा जो बाकी इंडस्ट्री में होता है। लेकिन बाकी इंडस्ट्री में यह होता है कि जान नहीं जाती, यहां पे
एक्सीडेंट भयंकर हो सकते हैं। धन्यवाद साथियों, बस इतना ही कहना था मुझे। लास्ट में एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, शुभ रात्रि, जय श्री राम।